नमस्कार सभी को। आज हम सीखने की इस क्रम में विषय विज्ञान के अंतर्गत सजीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस पर पौधों में किस प्रकार प्रजनन होता है इस पर हम आज बात करेंगे। सजीवों में प्रजनन के पहले भाग में हमने पौधों के अंतर्गत फूलों में जो रिप्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाते हैं उनकी बात की थी। उनमें हमने फूलों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और उनके क्या क्या भाग होते हैं इन पर विस्तार से चर्चा किया था। हम सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन को समझने के लिए फूलों की संरचना को समझना आवश्यक है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, ताकि आपको सजीवों में प्रजनन जो है, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म पौधों में कैसे होता है, यह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम पहले चर्चा करेंगे सजीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट या पौधों में। सबसे पहले चर्चा करेंगे वह है प्रजनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर एक लिंगी, द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, फिर परागण या पॉलिनेशन, और परागण के अंतर्गत ही स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। फिर पौधों में निषेचन क्रिया या फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट, फिर लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर अंत में अलैंगिक प्रजनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रजनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम सभी ने कभी न कभी कोई न कोई बीज से पौधा उगाया है, या किसानों को खेतों में या मालियों को बगीचों में बीज बोते हुए देखा होगा। तो जो नए पौधे उगते हैं तो वे कहाँ से उगते हैं? ये बीज से ही उगते हैं। जैसे चने के बीज से चने का, सेम के बीज से सेम का, और आम की गुठली से आम का ही पौधा उत्पन्न होता है। इसी तरह गाय बछड़े को और बकरी मेमने को जन्म देती है, तथा चूजे मुर्गी के अंडे से ही उत्पन्न होते हैं। सभी सजीवों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, या ये भी हम कह सकते हैं कि जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करना या पैदा करना प्रजनन कहलाता है। हम सभी जानते हैं फूल से फल तथा फल में बीज बनते हैं, और बीजों के अंकुरण से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो यह है प्रजनन की परिभाषा, रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जो पुष्प होता है उसके मुख्य रूप से पहले भाग में देखा था कि 4 भाग होते हैं। बाहर से अंदर की क्रम की ओर जाएं तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, या हिंदी में कहे तो बाह्य दलपुंज, दल, पुमंग और जायांग। तो जो मुख्य रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं वे है पुमंग और जायांग, या पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर और स्त्री केसर में भी हमें यह फूलों को देखकर या उनकी संरचना को देखकर समझना पड़ेगा कि यह एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। तो उसी को हम यहाँ देखते हैं। कुछ फूलों में केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर पाया जाता है। ऐसे फूलों को एक लिंगी फूल कहते हैं। अर्थात अगर पुंकेसर रहेगा या सिर्फ स्त्री केसर रहेगा तो उसे एक लिंगी फूल कहते हैं। ऐसे एक लिंगी फूल जिनमें सिर्फ पुंकेसर हो को नर फूल कहेंगे, तथा जिसमें सिर्फ स्त्री केसर हो उसे मादा फूल कहेंगे या वे कहलाते हैं। चित्र में हम देख पा रहे हैं, जो हमारे बाएं तरफ का चित्र है वह सिर्फ इनमें स्त्री केसर है। इसमें मादा जनन इकाई है, इसीलिए यह मादा फूल कहलाएगा या इसे कह सकते हैं। जो हमारे दाएं तरफ का फूल हमें चित्र में दिखाई दे रहा है उसमें सिर्फ पुंकेसर है। तो जो पुंकेसर सिर्फ जिनमें रहेंगे या नर जनन इकाई पाया जाएगा
वह नर फूल कहलाएगा। तो एक लिंगी जिन पौधों में या जिन पौधों के पुष्पों में पाया जाता है वे हैं, उदाहरण ले सकते हैं ककड़ी, पपीता और कद्दू। आगे बढ़ते हैं, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट है कि कुछ फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही फूल में पाए जाते हैं। ऐसे फूलों को द्विलिंगी फूल कहते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों रहेंगे, वे द्विलिंगी फूल कहते हैं। चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों दिख रहे हैं। उदाहरण की बात करें तो टमाटर, बैगन, सरसों। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु है परागण या पॉलिनेशन। पौधों में परागकण या पॉलन ग्रेन्स का नर भाग जो होता है पुंकेसर में पाया जाता है, हम सभी जानते हैं, जो परागकोश रहते हैं, है ना, परागकोश में परागकण रहते हैं एंथर। वह मादा भाग जो होता है स्त्री केसर, उसके स्टिग्मा में या वर्तिकाग्र में पहुंचना या वहां तक स्थानांतरण होना, वही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। परागण हवा, तितली, चींटी, पक्षी या अन्य जंतुओं द्वारा होता है। चित्र में भी हम देख पा रहे हैं कि जो फूल है उसके पॉलन ग्रेन्स है, उसके पॉलेंस जो हैं वे कीट के द्वारा दूसरे पुष्प के स्टिग्मा में पहुंच रहे हैं, वर्तिकाग्र में पहुंच रहे हैं। इसी क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनेशन जो होती है, परागण जो होती है, वह दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है वह स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। पुष्प में हम देख पा रहे हैं इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुंकेसर का जो ऊपर का भाग है एंथर, परागकोश, परागकोश से जब परागकण निकलकर स्त्री केसर के ऊपर वाले भाग वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो इसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। जब पुष्प या फ्लावर के परागकण उसी जाति के दूसरे फूल पर गिरते हैं उसे परपरागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो पुष्प है बाएं तरफ के, उसमें हम देख पा रहे हैं वहाँ एंथर से जो परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंच रहे हैं और फिर दाएं तरफ के पुष्प में देख पा रहे हैं वहाँ के एंथर परागकोश से परागकण निकलकर बाएं तरफ के पुष्प में जो वर्तिकाग्र है स्त्री कोश के, वहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरीके से यह पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम समझ सकते हैं कि उसी जाति के दूसरे पुष्प द्वारा जो परागण होता है वह क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, या विभिन्न कीटों के द्वारा होता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, पौधों में निषेचन या फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट। पुंकेसर में नर गेमिट यानी नर जनन कोशिका, परागकण जो होते हैं वो, और स्त्री केसर में मादा गेमिट यानी मादा जनन कोशिका यानी जो अंड कोशिका होती है उसका निर्माण किया जाता है। इनका ही मिलना क्या कहलाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन की क्रिया से मिलकर बीज का निर्माण होता है या बीज बनते हैं, सीड बनते हैं। हम चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पुंकेसर जो होता है, तो पुंकेसर को जब हम हिलाते हैं या उसको झाड़ते हैं तो उसमें से छोटे छोटे परागकण निकलते हैं। उसे हमने देखा भी होगा या कभी फूलों के टच भी किया होगा, छुआ होगा, तो उसमें चिकना रहता है, वही क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और जब परागकण को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो हमारे दाएं तरफ का चित्र दिखाई दे रहा है इस तरीके से उनमें एक संरचना दिखाई देती है धागे के समान जुड़ी हुई, जो कहलाती है परागनाल। यह परागनाल जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वहीं से बनना शुरू होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम,
पराग कणों से जो पतली पतली नलिकाएं निकली है, हमने देखा, उन्हें पराग नाल कहते हैं। यह पराग नाल बनने की क्रिया वर्तिकाग्र पर होती है, जो स्त्री केसर का ऊपर वाला भाग होता है वहां पे। वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से शक्कर के समान मीठा पदार्थ स्रावित होता है, जिसके कारण पराग नाल अंडाशय या ओवरी में पहुंचकर बीजांड में प्रवेश करती है, जहां नर जननिकाई एवं मादा जननिकाई का मेल होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि इस चित्र में नर जननिकाई और मादा जननिकाई, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हमें दिख रहे हैं। साथ ही साथ चित्र में बीजांड, वर्तिका, परागनाल, वर्तिकाग्र और पराग कण दिख रहे हैं। तो जो नर जननिकाई है, उसमें से जब जो पराग कोश से एंथर निकल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वहां से होता हुआ वर्तिकाग्र से नीचे परागनाल से होता हुआ वर्तिका के बाद वह मादा जननिकाई उसके ओवरी या अंडाशय में पहुंचता है। फिर वह बीजांड में पहुंचने के बाद बीज का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। यह जो लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो निषेचित अंडाणु या युग्मनज कहलाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद नर जननिकाई और मादा जननिकाई में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है गैमेट्स में, तो उसके बाद जो युग्मनज बनता है, तो वह युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है या बीज बन जाता है। तब बीजांड बीज में बदल जाता है और पूरा जो ओवरी या अंडाशय जो है फल में विकसित हो जाता है और बीज से फिर नए पौधे उत्पन्न होते हैं। और नए पौधे उत्पन्न होने की इसी विधि को हम लैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है अंतिम इस चर्चा का, वह है अलैंगिक प्रजनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने देखा लैंगिक प्रजनन में कि नर जननिकाई और मादा जननिकाई दोनों का होना जरूरी होता है। तो अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती। कई एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। चित्र में हम देख रहे हैं, जैसे हमने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि जो गन्ना रहता है, उनका जब नए पौधे का निर्माण होता है तो कैसे होता है, उनके जो जहाँ पे ज्वाइंट रहते हैं, जोड़ रहते हैं, वहाँ पे कुछ हमें गांठ के रूप में दिखाई देता है, वे पर्वसंधियाँ कहलाती है। उन्हीं पर्वसंधियों से जड़ों का निर्माण होता है जब उचित मात्रा में उन्हें नमी और प्रकाश और पानी मिलता है। गुलाब का पौधा भी हमने देखा है और गुलाब के पौधे का नए पौधे में विकास उसके तने से ही कटिंग काटकर जब नए पौधे लगाते हैं तो वहीं से होता है या अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। हमने आलू को मिट्टी में गाड़ने पर कई बार देखा है कि उसमें जो छोटा छोटा आँख के समान संरचना दिखाई देती है, वही क्या होती है, उनकी पर्वसंधियाँ कहलाती है। इन्हीं पर्वसंधियों को जब हम सही मात्रा में उनको नमी मिलता है, ताप और वायु मिलता है, पानी मिलता है, तो वह अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। तो हम जान रहे हैं कि आलू में क्या है, भूमिगत तना होने के कारण इसमें पत्तियों का अभाव होता है या पत्तियां नहीं पाई जाती। तो जो आँख वाला भाग है वो आलू का, वह क्या होता है, अंकुरण का कार्य करता है, पर्वसंधियां वे कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। चित्र में हम देख पा रहे हैं जो अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं अपने समान जो जीव या अपने समान जो पौधे से नए बीज और का निर्माण करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं लहसुन, शकरकंद, आलू और अजूबा या पत्थर चट्टा का जो पौधा होता है। तो जो
अजूबा या पत्थर चट्टा के पौधे में हम देख पा रहे हैं कि उनकी पत्तियों से ही नए पौधे, शिशु पौधे का निर्माण होता है और वहीं से फिर जड़ बनते हैं। इस तरीके से इन सभी में अलैंगिक प्रजनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, परागण के साथ फर्टिलाइजेशन जैसे विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जो भी हम एजुकेशनल वीडियो डालें साइट पे तो वह आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।